भौगोलिक संकेत अधिनियम 2000। नंबर 1, पंजीकरण हेतु आवेदन पेटेंट अधिनियम के समान। नंबर 2, निम्नलिखित परिस्थितियों में जीआई के उपयोग से मना किया जा सकता है। ए, यदि उपयोग का मामला न्यायालय में लंबित हो, यदि जिसके उपयोग से भ्रम की स्थिति पैदा होती हो, जिसके उपयोग से धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं और अन्य कोई दशा को जो अधिनियम में वर्णित हो। राजस्थान के विश्व प्रसिद्ध भौगोलिक संकेतक। नंबर 1, बीकानेरी भुजिया, मकराना मार्बल, जोधपुरी पत्थर, कोटा डोरिया, सागानेरी प्रिंट, राजसमंद की मोलेला कला, बगरू प्रिंट, जयपुर की ब्लू पॉटरी, कठपुतली नृत्य, प्रतापगढ़ की थेवा कला, नाथद्वारा की पिछवाइयाँ, सोजत की मेहंदी। भारतीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016। टैगलाइन, रचनात्मक भारत, अभिनव भारत। विश्व व्यापार संगठन के ट्रिप्स समझौते के प्रावधानों को भारतीय बौद्धिक संपदा अधिकारों के साथ समायोजित करते हुए भारत सरकार द्वारा उक्त टैगलाइन के दृष्टिकोण पर आधारित यह नीति जारी की गई है। उद्देश्य बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए अगली पीढ़ी को तैयार करना, मानवीय संसाधनों के कौशल, योग्यता एवं प्रशिक्षण में वृद्धि करना। नंबर 3, बौद्धिक संपदा अधिकारों को कानूनी पहचान एवं संरक्षण प्रदान करना। नंबर 4, प्रशासन एवं न्यायिक तंत्र को अधिक पारदर्शी बनाना। नंबर 5, आईपीआर के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देना। साइबर विधि, वर्तमान युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग माना गया है, जिसमें मानव जीवन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सूचना तंत्र प्रौद्योगिकी एवं तकनीकों पर निर्भर होता जा रहा है। यह तकनीकें जहां एक ओर मानव जीवन को लाभान्वित कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर इन सब के माध्यम से किए गए अपराधों ने संपूर्ण विश्व के समक्ष चुनौती पेश की है। ऐसे अपराध जो सूचना प्रौद्योगिकी एवं इनकी तकनीकों के माध्यम से किए गए साइबर क्राइम कहलाते हैं। साइबर अपराधों को पहचानने, रोकने, पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने एवं दोषी को सजा दिलाने के लिए बनाई गई विधि ही साइबर विधि कहलाती है। भारत में निम्नलिखित विधियां सम्मिलित रूप से साइबर विधि कहलाती है। नंबर 1, भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008, सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2013। उपयुक्त में से किसी भी विधि में साइबर अपराध को परिभाषित नहीं किया गया है। केवल साइबर सुरक्षा को भंग करने वाली गतिविधियों का उल्लेख किया गया है जो निम्नलिखित हैं। हैकिंग, किसी सूचना तंत्र अथवा प्रणाली में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करना ही हैकिंग अपराध कहलाता है। साइबर स्टॉकिंग, इंटरनेट अथवा सूचना प्रौद्योगिकी के किसी भी माध्यम से किसी का पीछा करना, घूरना अथवा तंग करना साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। फिशिंग, फर्जी संदेश भेजकर अथवा व्यक्तिगत सूचना को प्राप्त करके गड़बड़ी फैलाना फिशिंग कहलाता है। डाटा चोरी, किसी सूचना तंत्र, संस्था अथवा संगठन की प्रणाली से विश्वसनीय एवं गोपनीय सूचनाओं को चुराना ही डाटा चोरी है। पहचान चोरी, किसी अधिकृत व्यक्ति की साइबर पहचान को चुराकर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उसका दुरुपयोग करना पहचान चोरी कहलाता है। वायरस फैलाना, ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो कंप्यूटर आधारित सूचना को परिवर्तित अथवा नष्ट करने के उद्देश्य से प्रवेश कराए जाएं, वायरस फैलाना कहलाता है। स्पैम, अर्थात अनचाहे संदेश जिनमें प्राय विज्ञापन भरे होते हैं जो उपयोगकर्ता को परेशान करे। नंबर 8, सलामी अटैक, यह एक आर्थिक अपराध होता है जिसमें बैंक खाता धारकों के खाते में से इतनी कम राशि को गैर कानूनी तरीके से काटा जाता है कि वे नजरअंदाज करता रहे। लॉजिंग बम, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो कुछ समय तक सुषुप्त अवस्था में रहता है एवं निर्धारित अवधि पर सक्रिय होकर सूचना तंत्र को नष्ट कर देता है। डॉस अटैक, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, वेब सर्वर में मांग को गलत तरीके से बढ़ा देना ही सर्वर अत्यधिक मांगों को संतुष्ट करने में असमर्थ हो जाए। मॉर्फिंग, इंटरनेट अथवा कंप्यूटर के माध्यम से एक चित्र को अन्य चित्रों के साथ प्रस्तुत करना मॉर्फिंग कहलाता है। धारा 66A, कोई भी व्यक्ति जो कंप्यूटर या संचार प्रणाली के जरिए कोई आपत्तिजनक सूचना भेजे जिसका उद्देश्य किसी के चरित्र का हनन करना अथवा किसी को परेशान करना हो तो पुलिस आरोपी व्यक्ति को बिना गिरफ्तारी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। नोट, श्रेष्ठ सिंघल बनाम भारत संघवाद में उच्चतम न्यायालय ने धारा 66A के प्रावधान को अनुच्छेद 19 में वर्णित भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन मानते हुए असंवैधानिक करार दिया। धारा 66F, साइबर आतंकवाद, यदि कोई व्यक्ति देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता को भंग करने और इसके निवासियों को आतंकित करने के उद्देश्य से धार्मिक तथा सामाजिक
उन्मादा फैलाता है तो ये साइबर आतंकवाद को दोषी होता है, जिसके लिए अधिकतम सजा आजीवन कारावास निर्धारित की गई है। राष्ट्रीय साइबर नीति 2013। इंटरनेट के बढ़ते दुरुपयोग के कारण भारत में साइबर सुरक्षा एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरी है, जिससे निपटने एवं सुरक्षित साइबर उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु ये नीति घोषित की गई है, जिसके मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, साइबर सुरक्षा हेतु साइबर अवसंरचना पर जोर दिया। नंबर 2, साइबर सुरक्षा की भावी चुनौती से निपटने हेतु CERT इन इंडिया कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम नामक संस्था स्थापित की गई। CERT-IN विदेशी संस्थाओं के साथ अनुबंधन निर्माण करने एवं नई तकनीकों को अपनाने के लिए अधिकृत किया गया है। साइबर सुरक्षा हेतु जन जागरूकता अभियान पर जोर दिया गया है। आलोचना के बिंदु, नीति लागू होने के इतने वर्षों के बाद भी कई साइबर अपराधों की पहचान नहीं हो पाई है। नंबर 2, तकनीकी अकुशलता से नीति के लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सके। नंबर 3, प्रशासनिक इच्छा शक्ति का अभाव। नंबर 4, क्लाउड कंप्यूटिंग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र NCCC साइबर सुरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु डिजिटल इंडिया के अनुरूप उद्योग जगत के सहयोग से साइबर सुरक्षित भारत हेतु इस केंद्र की स्थापना सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69B के अंतर्गत की गई है, जो सरकारी निजी ई संचार की निगरानी हेतु कार्य करता है। ग्राउंड जीरो शिखर सम्मेलन 2015। यह सम्मेलन साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों एवं शोधकर्ताओं के लिए एशिया का सबसे बड़ा सहयोगी मंच है, जिसमें साइबर सुरक्षा की अत्याधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन किया जाता है एवं उभरती हुई साइबर चुनौतियों से निपटने के सुझाव भी दिए जाते हैं। शून्य की खोज भारत में हुई, अतः यह सम्मेलन भारत में ही आयोजित होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955। राजस्थान प्रारंभ से ही कृषि प्रधान राज्य है, जिसमें अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं सहायक क्रियाओं से जीवन यापन करती है। कृषि को मानसून का जुआ कहा गया है, जिसमें कृषक अतिवृष्टि अनावृष्टि के साथ साथ जमींदारी जागीरदारी जैसी व्यवस्थाओं में शोषित रहे हैं। काश्तकारों को ऐसी व्यवस्थाओं से मुक्ति दिलाने, एकीकृत राज्य के लिए एक रूप विधि को लागू करने एवं कृषि में मध्यस्थों के प्रभावों का उन्मूलन करने हेतु राज्य विधानमंडल ने 15 अक्टूबर 1955 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू किया, जिसके प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। एक रूप कानून, यह विधि संपूर्ण राजस्थान पर लागू है। नंबर 2, राज्य की हैसियत भूमिधारी की है, राज्य ही समस्त भूमि का स्वामी है। नंबर 3, काश्तकारों के प्राथमिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। नंबर 4, काश्तकारों का अवैधानिक बेदखली के विरुद्ध यह विधि उन्हें संरक्षण प्रदान करती है। यह कानून पिछड़े वर्ग के हितों का संरक्षण प्रदान करता है। उदाहरण, SC/ST वर्ग की भूमि के अन्य वर्गों के पक्ष में किए गए हस्तांतरण पर रोक। महत्वपूर्ण परिभाषा, भूमि। भूमि से आशय उस भूमि से है जो कृषि एवं कृषि के अधीन सहायक क्रियाओं हेतु पट्टे पर दी गई है, परंतु इसमें आबादी भूमि शामिल नहीं है। गोचर भूमि, ऐसी भूमि जो गांव के मवेशियों को चराने के काम आती है एवं वे भूमि जिसे एक्ट में गोचर भूमि बताया गया है। उपवन भूमि, ऐसी भूमि जिस पर वृक्ष इतनी संख्या में लगे हों जो भूमि को कृषि उपयोग हेतु रोकते हों। अधिभाषित भूमि, ऐसी भूमि जो किसी आसामी किराएदार को किराए पर दी गई है, उसके कब्जे में है, परंतु इसमें अतिक्रमण की भूमि शामिल नहीं है। आसामी, वह व्यक्ति जो लगान देता है आसामी कहलाता है, जिसमें ग्राम सेवक सह उप आसामी, उपवन आरी, खुद कास्त आसामी, अजमेर क्षेत्र में परंपरागत आसामी एवं आबू क्षेत्र में स्थायी आसामी शामिल हैं। कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून की अवधि तक समाप्त होने वाले वर्ष को कृषि वर्ष कहा जाता है। कृषक काश्तकार, वह व्यक्ति जो कृषि एवं अधीन क्रियाओं से जो स्वयं या नौकरों के माध्यम से की गई हो अपने जीवन का निर्वहन करता है। सायर, सायर में वह सब शामिल है जो कुछ पट्टेधारी के द्वारा पट्टे में प्राप्त भूमि के निश्चित उपयोग के बदले भुगतान किया जाता है। नालवट, इससे अभिप्राय किसी कुएं के स्वामी को कुएं के पानी के उपयोग के बदले एक मुश्त या किस्तों में किए गए भुगतान से है। कास्त, कास्त में शामिल है कृषि एवं कृषि के अधीन सहायक क्रियाएं जैसे पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन आदि। ठेका इजारा, लगान की वसूली हेतु पट्टा क्रमांक ही इजारा कहलाता है।
विश्वेदार ऐसा व्यक्ति जिसे राज्य के किसी भाग में विश्वेदार के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसमें अजमेर क्षेत्र का खेवटदार भी शामिल है। भूमिहीन व्यक्ति एक व्यावसायिक कृषक जो स्वयं कृषि करता है परंतु जिसके पास स्वयं के नाम से अथवा संयुक्त कुटुंब के नाम से कोई भूमि नहीं है। काश्तकारों के वर्ग, खातेदार अभिधारी, नंबर 2 खुद काश्त अभिधारी, मालिक या गैर खातेदार अधिकारी। खातेदार अधिकारी प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रारंभ के समय से भूमि को ग्रहण करने हेतु अधिकृत हैं तथा प्रत्येक उस कार्य के लिए उत्तरदायी हैं जो उस पर देय है। नंबर 2 खुद काश्त अभिधारी वह अभिधारी जिसे अधिनियम के पश्चात राज्य के किसी भी भाग में भूमि पट्टे पर प्राप्त हुई हो। मालिक प्रत्येक जमींदार जिसकी भूमि राज्य के अधीन है मालिक कहलाता है। गैर खातेदार अभिधारी वह अभिधारी जो खातेदार, खुदकाश्त अथवा मालिक नहीं है और गैर खातेदार अभिधारी कहलाता है। काश्तकारों के प्राथमिक अधिकार, नंबर 1 लिखित पट्टे को प्राप्त करने का अधिकार, पट्टे को पंजीकृत कराने का अधिकार, स्वयं के निवास हेतु मकान बनाने का अधिकार, अवैधानिक बेदखली के विरुद्ध न्यायिक संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार, न्यायालय की प्रक्रिया के द्वारा भूमि की जब्ती अथवा विक्रय के आदेश पर रोक लगाने का अधिकार। क्वेश्चन, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि में काश्तकारी हितों का उद्भव नहीं हो सकता है? आंसर, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित भूमि पर काश्तकारी अधिकारों की मांग नहीं की जा सकती है। नंबर 1 गोचर भूमि, नंबर 2 सार्वजनिक हित की भूमि, सरकारी वन की भूमि, रेलवे की भूमि, सैन्य छावनी की भूमि, खेल मैदान एवं शिक्षण संस्थान की भूमि, नदी तल एवं तालाब की भूमि, ऐसी भूमि जो आसपास के गांव के लिए पेयजल की व्यवस्था के लिए छोड़ी गई है, यह अधिकार क्षेत्र कलेक्टर का है। क्वेश्चन, भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं? भूमि सुधार से तात्पर्य निम्नलिखित कार्यों से है। ऐसा कोई भी कार्य जिससे भूमि के मूल्य में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई हो, स्वयं के निवास हेतु मकान बनाना, भूमि की सफाई, समतल रखना, घेरा बांधना एवं भूमि को ऊंचा करना। नंबर 3 कृषि संबंधी प्रयोजनों हेतु पानी के संग्रहण अथवा वितरण के लिए कुएं अथवा तालाबों का निर्माण करना अथवा बाढ़ से मिट्टी की कटाई से रक्षा करने वाले साधनों का निर्माण करना उपयुक्त समस्त कार्यों का नवीनीकरण है। नोट, नाम मात्र की मरम्मत, अस्थायी नाले अथवा कुएं का निर्माण भूस्वार नहीं माने गए हैं। निश्चित परिस्थितियों में भूमि सुधार के लिए मुआवजा भी प्रदान किया जाता है। यदि सार्वजनिक हित के लिए उचित हो तो सरकार भू सुधार के कार्य पर रोक भी लगा सकती है। नोट, मुआवजे के निर्धारण से पूर्व निम्नलिखित बातों पर अध्ययन किया जाता है। नंबर 1 सुधार कार्य की लागत एवं समय, मजदूरी का भुगतान एवं सामग्री का मूल्य, सुधार कार्य के दौरान सरकार द्वारा की गई सहायता, अन्य बातें जो निर्धारित की गई हैं। काश्तकारी का समर्पण, अवसान एवं परित्याग का। नंबर 1 काश्तकारी का समर्पण, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई अभिधारी पट्टे पर प्राप्त भूमि पर स्वयं का कब्जा छोड़ देता है तो इसे काश्तकारी का समर्पण कहते हैं, जिसके लिए समर्पण पत्र का लिखित होना आवश्यक है, जिसका प्रमाणन तहसील अथवा नगरपालिका अध्यक्ष से कराया जाता है। काश्तकारी का अवसान, इससे अभिप्राय काश्तकारी की पूर्ण समाप्ति से होता है, जिसकी दशाएं निम्नलिखित होती हैं। काश्तकारी का परित्याग, निम्नलिखित दशाओं में काश्तकारी का परित्याग माना जाता है। नंबर 1 यदि अभिधारी भूमि पर कृषि करना बंद कर दे। नंबर 2 किसी ऐसे व्यक्ति को नामित ना करे जो लगान चुकाए। नंबर 3 भूमिधारी को इस आशय का लिखित नोटिस ना दे। नोट, काश्तकारी अवसान की दशाएं। नंबर 1 काश्तकारी का समर्पण एवं परित्याग, भूमि के आवंटन को रद्द किए जाने पर, निर्धारित अवधि तक पट्टे का नवीनीकरण न कराने पर, वैधानिक बेदखली पर, भूमि का विक्रय अथवा दान करने पर, यदि अभिधारी विधि द्वारा अमान्य तरीके से विदेश में बस जाए, यदि अभिधारी उत्तराधिकारी छोड़े बिना मर जाए। काश्तकार की बेदखली, काश्तकार को केवल विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही बेदखल किया जा सकता है, जिसकी निम्न परिस्थितियां बताई गई हैं। बकाया लगान की वसूली हेतु। नंबर 2 पट्टे की अवधि समाप्त होने एवं निर्धारित अवधि तक उसके नवीनीकरण न करवाने पर, भूमि के उपयोग हेतु निर्धारित शर्तों के भंग होने पर, अतिक्रमण की दशा में यदि उपयुक्त आधारों के अतिरिक्त काश्तकार को भूमि से हटाया जाए तो इसे ही दोषपूर्ण एवं अवैधानिक बेदखली कहते हैं। अवैधानिक बेदखली के विरुद्ध पीड़ित काश्तकार के निम्नलिखित अधिकार होते हैं। अवैधानिक बेदखली को रुकवाने हेतु वाद दायर करने का,
भूमि पर पुनः कब्जा प्राप्त करने के लिए बाध्य कर सकता है। क्षतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु बाध्य दायर कर सकता है। भू राजस्व अधिनियम 1956। यह अधिनियम राज्य विधानमंडल द्वारा राज्य की भूमि पर राजस्व लगान निर्धारित करने एवं वसूलने के लिए सरकार को अधिकृत करता है। इस अधिनियम की मूल प्रस्तावना निम्न प्रकार से है। भूमि संबंधी मामलों कानून, राजस्व अधिकारियों, ग्राम सेवकों की नियुक्ति, शक्ति एवं कर्तव्य निर्धारित करना और साथ ही अभिलेखों एवं नक्शों की तैयारी करते हुए राजस्व वसूली की विधियों को निर्धारित करना। राजस्व बोर्ड एवं उसके कार्य। राज्य में राजस्व संबंधी मामलों में राजस्व को निर्धारित करने में वसूलने हेतु अधिकृत संस्था जिसका मुख्यालय अजमेर में स्थित है, राजस्व बोर्ड कहलाता है। राज्य सरकार द्वारा राजस्व बोर्ड का गठन एवं स्थापना की जाती है, जिसमें न्यूनतम 3 व अधिकतम 20 सदस्य संशोधन के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राजस्व बोर्ड की शक्तियां व कार्य। नंबर 1, राजस्व के मामलों में अपील व निर्णय पर अंतिम सुनवाई करना, राज्य का राजस्व उच्चतम न्यायालय। नंबर 2, राजस्व संबंधी मामलों पर सलाह देना, राज्य को बोर्ड की क्रियाविधि निर्धारित करना, मामलों पर न्यायालय के विचार लेने की शक्ति, राजस्व दर को निर्धारित करने में वसूलने का कार्य, अपने अधीनस्थ न्यायालयों में अधिकारियों की नियुक्ति करना, अन्य कार्य व शक्तियां जो राज्य द्वारा निर्धारित हों। नोट: अधिनियम की धारा 17 से 22 तक निम्नलिखित राजस्व अधिकारियों एवं न्यायालयों का उल्लेख किया गया है। नंबर 1, आयुक्त। नंबर 2, उपायुक्त, सहायुक्त, बंदोबस्त आयुक्त, भू अभिलेख निदेशक, अपर भू अभिलेख निदेशक, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व अपीलीय प्राधिकारी, राजस्व बोर्ड। महत्वपूर्ण परिभाषा। नजूल भूमि किसी गांव, पंचायत, नगरपालिका, कस्बे या शहर की आबादी भूमि जो राज्य सरकार में निहित है, नजूल भूमि कहलाती है। खेवट, यह एक रजिस्टर होता है जिसमें सर्वेक्षण कार्य के दौरान काश्तकारों एवं कब्जाधारियों की अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के हितों का उल्लेख होता है। गांव का रजिस्टर, भू अभिलेख अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण कार्य के दौरान तैयार की गई सूची जिसमें निम्नलिखित बातों का उल्लेख होता है। अनिश्चित काश्त वाला क्षेत्र, नदी बहाव से प्रभावित क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसका लगान महत्वपूर्ण आंशिक माफ किया हो। नंबर 4, वाजिब उल अर्ज दस्तूर गवाही। बंदोबस्त कार्यों के दौरान गांव के निवासियों के अधिकार एवं कर्तव्यों से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज जिसमें सार्वजनिक भूमि से जुड़े अधिकार एवं कर्तव्य, राजस्व के अतिरिक्त अन्य कोई देय कर, सिंचाई एवं रास्ते के अधिकार आदि का उल्लेख होता है। चकबंदी। चक अर्थात भूमि को विभिन्न खंडों में सीमांकित करना अथवा विभिन्न खंडों को किसी एक भूमि में एकीकृत करना। एजेंट, वह व्यक्ति जो किसी अन्य की ओर से अधिकृत रूप से राजस्व मामलों में उपस्थित होता है। नामांतरण, इससे अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति जो भूमि को प्राप्त करता है का नाम वास्तविक प्रलेखों में दर्ज किया जाता है, जिसकी निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित है। अंतकरणकर्ता अथवा अतिरिक्त में से कोई भी व्यक्ति सशुल्क व लिखित आवेदन पटवारी अथवा अन्य सक्षम अधिकारी को कर सकता है। आवेदन प्राप्ति पर पटवारी या सक्षम अधिकारी इस आशय की सूचना को प्रविष्ट करके आवेदन तहसीलदार या समक्ष अधिकारी को हस्तांतरित कर देते हैं। पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर तहसीलदार या समक्ष सक्षम अधिकारी द्वारा अंतकरणकर्ता का नाम हटा दिया जाता है तथा अंतरित का नाम जोड़ दिया जाता है। खसरा एवं खतौनी। खसरा अथवा खेतों का रजिस्टर एवं खतौनी अर्थात काश्तकारों का रजिस्टर जिसमें अभिधारी का नाम, सिंचाई क्षेत्र एवं साधन, खेत का क्षेत्र, मृदा का प्रकार एवं लगान से संबंधित विवरण लिखे होते हैं। अधिकार अभिलेख। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भू अभिलेख अधिकारी द्वारा भूमि के संबंध में एक रिकॉर्ड बनाया जाता है जिसमें खेवट, खतौनी, लगान, माफी आदि के विवरण दर्ज होते हैं। वार्षिक अभिलेख। अधिकार अभिलेख के सहायक वह प्रपत्र जिसमें भू अभिलेख अधिकारी द्वारा भूमि के संबंध में होने वाले परिवर्तन, लगान से जुड़ी राशि, रोकड़ वसूली रसीद, भूमि से जुड़े अधिकार व कर्तव्य आदि दर्ज किए जाते हैं। कृषि भूमि का गैर कृषि कार्य के रूप में उपयोग। धारा 19 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कृषि योग्य भूमि का उपयोग केवल कृषि कार्य हेतु ही किया जा सकता है। हालांकि निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के बाद कृषि भूमि गैर कृषि कार्य हेतु काम में ली जा सकती है। शर्त: भूमि के रूपांतरण हेतु लिखित सशुल्क एवं व्यय विवरण आवेदन कलेक्टर या अन्य सक्षम अधिकारी को दिया जाता है।
आवेदन में दी गई जानकारियों से पूर्णतः संतुष्ट होने पर कलेक्टर या अन्य सक्षम अधिकारी आवेदक से निम्नलिखित राशि मांग सकते हैं: पट्टे की राशि, प्रीमियम राशि, नगर सुधार कर, उपयुक्त सभी। नोट: यदि उपयुक्त शर्तों के पूरा न करने पर भी कृषि भूमि गैर कृषि कार्य हेतु काम में ली जाए तो ऐसे कार्य को रोका जा सकता है। बकाया लगान एवं वसूलने की रीतियां। भू राजस्व राज्य सरकार की आय का एक मुख्य साधन होता है। यही कारण है कि राज्य सरकार भू राजस्व की वसूली पर विशेष ध्यान देती है। इसी संदर्भ में अधिनियम की धारा 124 निम्नलिखित व्यक्तियों पर राजस्व भुगतान का कर्तव्य आरोपित करती है: भूमि के समस्त उपयोगकर्ता पर संयुक्त अथवा पृथक रूप से कानूनी रूप से भूमि पर कब्जा प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर है। नोट: लगान न चुकाने की दशा में निम्नलिखित परिणाम होते हैं। नंबर 1, लगान की राशि बकाया लगान के रूप में दर्ज की जाती है। व्यतिक्रमी के विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई की जा सकती है: व्यतिक्रमी की चल संपत्तियों का अधिग्रहण कृषि जोत का निकाय है। विक्रय, कृषि जोत का विक्रय। व्यक्ति व्यतिक्रमी की समस्त अचल संपत्तियों का विक्रय है। न्यायालय की अनुमति से सरकारी प्रमापक की नियुक्ति है। व्यतिक्रमी की संपत्तियों की नीलामी से पूर्व सार्वजनिक सूचना दी जानी आवश्यक है। यदि नीलामी से पूर्व व्यतिक्रमी द्वारा बकाया लगान चुका दिया जाए तो नीलामी को रद्द किया जा सकता है। पटवारी एवं उनके कर्तव्य। धारा 31 के अनुसार पटवारी की नियुक्ति जिला कलेक्टर द्वारा की जाती है, जिनके निम्नलिखित कर्तव्य निर्धारित हैं: वार्षिक रजिस्टर और अभिलेखों का रखरखाव करना और सुधार करना। नंबर 2, क्षेत्र विशेष में सभी भूमि धारकों एवं काश्तकारों से राजस्व एवं अन्य मांगों को संग्रहित करना। अन्य कर्तव्य जो निर्धारित किए गए हैं: धारा 94A, सड़क के किनारे वृक्ष सरकार में निहित होंगे एवं उनके गिरने पर उनकी लकड़ी पर सरकार का अधिकार होगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसे पेड़ों की उपज, भाग या लकड़ी का अनाधिकृत उपयोग करता है तो उसे सरकार को निर्धारित शुल्क अदा करना होगा। राशि कलेक्टर तय करेगा। नोट: समस्त सड़कें एवं भूमि को किसी की नहीं है, राज्य की होगी। अधिनियम में अपील के प्रावधान। मूल आदेश के विरुद्ध अपील। यदि मूल आदेश तहसीलदार द्वारा दिया जाता है तो अपील आदेश के 30 दिन के भीतर कलेक्टर को की जाती है। यदि मूल आदेश उपखंड अधिकारी या कलेक्टर द्वारा दिया जाता है तो अपील राजस्व अपीलीय प्राधिकरण को की जाती है। अपीलीय आदेश के विरुद्ध अपील। यदि अपीलीय आदेश कलेक्टर ने पारित किया हो तो अपील राजस्व अपीलीय प्राधिकारी की ओर को की जाती है 60 दिन में। यदि अपीलीय आदेश राजस्व अपीलीय प्राधिकरण द्वारा दिया जाता है तो अपील राजस्व बोर्ड को की जाती है 90 दिन में। राजस्व बोर्ड। राजस्व अपीलीय प्राधिकारी के नीचे कलेक्टर और अपीलीय आदेश होते हैं। ये मूल आदेश उपखंड अधिकारी होता है जो तहसीलदार है। सिकमी आसामी। सिकमी आसामी से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से होगा जो भूमि के आसामी से भूमि धारण करता है, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता है। कंप्लीट।